नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। दोस्तों, हर दिन हम देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को सिंपल भाषा में समझेंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। तो दोस्तों, इस कुंजी को और मजबूत बनाने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस, जिसमें हम कवर करेंगे डेली अपडेट्स, क्विक रिवीजन और उसका स्मार्ट एनालिसिस। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ इस क्लास में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, डेली की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू और साथ में राजस्थान जीके की डेली कैप्सूल। दोस्तों याद रखिए, रोज के 15-20 मिनट अगर आप करंट अफेयर को देते हो तो ये आपके रिजल्ट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, नोटबुक उठाइए, फोकस बनाइए और शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। दोस्तों, मैं पंकज राज देवड़ा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं आज के कुछ करंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते 1 मार्च और 2 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेके इस सेशन को। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आज का जीके है, जो आज का जीके कल का सवाल बन सकता है। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, इन करंट अफेयर को बिल्कुल ऐसे ही नहीं समझना, ये आपका कल के एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है। तो इनको करंट अफेयर को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। करंट अफेयर हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जीतेंगे हम ये वादा करो, अपने आप से वादा करना है कि कुछ भी भले कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में हम ही जीतेंगे। और अब कोशिश क्या करनी है, हमेशा ज्यादा करनी है, कोशिश ज्यादा करनी है। कम कोशिश करने वालों की को जीत नहीं मिलती है, हमेशा कोशिश ज्यादा करनी है। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। भले ही किस्मत रूठे, लेकिन अपनी हिम्मत है वो कभी नहीं टूटनी चाहिए। पूरे हिम्मत के साथ में जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं उसको पाने के लिए हिम्मत के साथ में तैयारी करनी है, जुटना है। ठीक है। और किस्मत भी टूटे पर हिम्मत ना टूटे, और इरादा मजबूत इतना इरादा करो, इरादा है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है। तो शुरू करते आज का जो पहला फैक्ट है दोस्तों, वो है जापान और ताइवान के पास, जापान ताइवान के पास में मिसाइलें लगाएगा। जापान ताइवान के पास में क्या लगाएगा, मिसाइलें लगाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है कि क्या चीन के साथ में तनाव बढ़ने वाला है, चीन और ताइवान। ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, आपस में काफी काफी टाइम से तनाव चल रहा है। तो क्या सही में जो जापान और मतलब क्या चीन के साथ में तनाव बढ़ने वाला है? तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो जापान क्या प्लान कर रहा है, जापान क्या प्लान कर रहा है? तो जापान सरकार योनागुनी आइलैंड पर सरफेस टू एयर मिसाइलें लगाने का प्लान बना रहा है। ठीक है। अब योनागुनी जापान का सबसे पश्चिमी आइलैंड है। ठीक है। जो ताइवान से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में है, ताइवान के बिल्कुल नजदीक है ये। ठीक है। ये मिसाइलें इस इलाके में एयरक्राफ्ट और संभावित मिलिट्री खतरों से बचाने के लिए है। ठीक है। अब ये कदम क्यों जरूरी है, ये मिसाइलें क्यों लगा रहे हैं? तो ताइवान और जापान के आसपास के इलाका चीन से बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से पहले से ही तनाव में है। ठीक है। चीन कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, मिलिट्री एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है। जब ताइवान का स्टेटस विवादित है, जो ताइवान वाला एरिया वो हमेशा से विवादित रहा है। ठीक है। चीन वहां पे अपना कब्जा करना चाहता है, तो चीन ताइवान को अपना इलाका बताता है, लेकिन ताइवान अलग से काम करता है। ताइवान के पास मिसाइलें तैनात करने से जापान का एयर डिफेंस मजबूत हो सकता है, लेकिन इससे चीन के साथ में तनाव भी बढ़ सकता है। ठीक है। जापान क्या कहता है इस बात पे, जापान क्या कहता है? जापान का कहना है कि वह चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर से होने वाले खतरों की वजह से अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। यह कदम है वो जापान के दक्षिणी पश्चिमी आइलैंड की सुरक्षा के लिए एक बड़े प्लान का हिस्सा है। जापान पहले ही मियाको और इसी इशिगाकी जैसे दूसरे आइलैंड पर ऐसे सिस्टम लगा चुका है। योनागुनी पर असल तैनाती 2030-31 के आसपास होने की उम्मीद है। ठीक है। अब प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो जापान किस आइलैंड पर सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल तैनात करने का प्लान कर रहा है? तो वो आइलैंड कौन सा है, योनागुनी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है।
आगे बात करें दोस्तों तो एंथ्रोपिक बनाम पेंटागन है ना, एंथ्रोपिक बनाम पेंटागन, ठीक है। तो ये चीज क्या है, एआई फर्म ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों भिड़ रही है, तो एंथ्रोपिक कोई फर्म है और वो किससे भिड़ रही है, पेंटागन से भिड़ रही है, ठीक है। एंथ्रोपिक क्या है, एक एआई फर्म है। अब ये क्या है मैटर, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दिक्कत क्या है। एंथ्रोपिक एक यूएस एआई कंपनी है, क्या है ये, एक यूएस एआई कंपनी है जो एआई मॉडल क्लाउड बनाने के लिए जानी जाती है, ठीक है। कंपनी का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कंपनी का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ में डिफेंस के काम में अपने एआई का इस्तेमाल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच में अब एक गंभीर झगड़ा सामने आया है, ठीक है। अब ये मतभेद क्यों चल रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो पेंटागन किसी भी कानूनी मिलिट्री मकसद के लिए एआई तक बिना रोक टोक के एक्सेस चाहता है। एंथ्रोपिक चाहता है कि क्लाउड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर एथिकल सेफ्टी लिमिट बनी रहे। एंथ्रोपिक दो मुख्य लिमिट बनाए रखने पर जोर देता है, ठीक है। कौन कौन सी लिमिट है, एक तो एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर घरेलू निगरानी के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर एआई का इस्तेमाल बिना इंसानी कंट्रोल के पूरी तरह ऑटोनोमस हथियारों से नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। अब पेंटागन इस चीज में क्या बोल रहा है, पेंटागन का कहना है कि उसकी रिक्वेस्ट कानूनी है, उसकी रिक्वेस्ट कानूनी है और उसे बस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एआई का इस्तेमाल करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। अधिकारियों का कहना है कि वे गैर कानूनी बड़े पैमाने पर निगरानी या पूरी तरह से ऑटोनोमस हथियार सिस्टम की योजना नहीं बना रहे। पेंटागन ने एंथ्रोपिक के लिए सहमत होने या नतीजे भुगतने के लिए एक डेडलाइन तय की है। पेंटागन ने क्या बोला है कि भाई एंथ्रोपी के लिए या तो सहमत हो जाए उनके कंडीशन पर या नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। अब एंथ्रोपिक द्वारा डेवलप किए गए एआई मॉडल का नाम क्या है, इसके द्वारा डेवलप किए गए एआई मॉडल का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है क्लाउड, क्या है, क्लाउड, ठीक है। आगे बात करें तो अब वेनेजुएला है जो वो को कौन चला रहा है, अब वेनेजुएला को कौन चला रहा है, ट्रंप, तेल और सत्ता की लड़ाई। ट्रंप की जो तेल और सत्ता की लड़ाई है, अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला में क्या हो रहा है, अभी वेनेजुएला में क्या हो रहा है, तो जनवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था, क्या किया था, मिलिट्री ऑपरेशन किया था, जिसके नतीजों में प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया, ठीक है। अभी आपने हाल ही में सुना था कि जो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, ठीक है, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। इस ऑपरेशन ने मादुरो के लंबे राज को खत्म कर दिया है, काफी टाइम से ये वहां पे राज कर रहे थे, जिससे यह पावर स्ट्रगल शुरू हो गया कि असल में देश और उसके कीमती तेल पर किसका कंट्रोल है, ठीक है। ये चीज अभी आपने देखी थी। अब अब इंचार्ज कौन है, वेनेजुएला का अब इंचार्ज कौन है, तो मादुरो के पकड़े जाने के बाद में डेल्जी रोड्रिगेज मादुरो की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट को अंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। वह वेनेजुएला की सरकार को लीड कर रही है और कुछ पॉलिसी पर यूएस के साथ में कोऑपरेट कर रही है। रोड्रिगेज ने यूएस के सैंक्शन और ब्लॉकेड हटाने के लिए कहा है और वह इन देशों को दोस्त और पार्टनर कहती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इन मादुरो के बाद में कौन है वहां के कार्यकारी प्रेसिडेंट, वो है डेल्जी रोड्रिगेज, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का क्या रोल है वहां पे, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ट्रांजिशन और स्टेबिलिटी लाने में मदद कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अब यूएस के पास वेनेजुएला के तेल का एक्सेस है और बढ़े हुए एक्सपोर्ट से उसे फायदा हो रहा है, ठीक है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि वेनेजुएला के तेल और पॉलिटिक्स पर यूएस का असर बहुत ज्यादा है और यह वेनेजुएला के लोगों को के अपने कंट्रोल पर भारी पड़ सकता है, ठीक है। प्रश्न क्या है दोस्तों, वेनेजुएला दुनिया भर में मुख्य रूप से किस रिसोर्स के अपने बड़े रिजर्व के की वजह से इंपॉर्टेंट है, वो है तेल रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी की है। अभी दो युद्ध इंपॉर्टेंट है, एक तो ईरान और इसराइल का युद्ध वापस एक्टिव हो गया है और इसराइल के साथ में कौन हेल्प कर रहा है, अमेरिका इसराइल की हेल्प कर रहा है और कंटिन्यू ईरान के जो टॉप लीडर्स है उन पे अटैक जारी है, ठीक है। और उसके अलावा एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध भी अभी सुर्खियों में है, अभी ये भी चल रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे बमबारी कंटिन्यू कर किए हुए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्यों लड़ रहा है, अब ये दोनों कंट्री है वो आपस में क्यों लड़ रही है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान ने क्या किया है, अफगानिस्तान के अंदर में एयर स्ट्राइक की, जिससे राजधानी काबुल और कंधार
पख्तिया जैसे दूसरे प्रांतों पर हमला किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि महीनों की झड़प के बाद में ये दोनों पड़ोसियों के बीच में खुली जंग है। महीनों तक क्या हुआ था, आपस में दोनों कंट्री में झड़प हो रही थी, लेकिन अब ये खुली जंग की जो वो शुरुआत हो गई है। ठीक है, अफगान अधिकारियों का ये भी कहना है कि उन्होंने बदले में पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को हमला किया है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिलिट्री ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान ने हमला क्यों किया है? सबसे पहले पाकिस्तान ने क्यों हमला किया? पाकिस्तान की दावा है कि डूरंड लाइन, जो विवादित सीमा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो कौन सी है? डूरंड। ठीक है, के पास अफगान तालिबान लड़ाकों ने उनकी सेना पर हमला किया, जिसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ है। ठीक है, अब पाकिस्तान का दावा है कि भाई अफगानिस्तान ने सबसे पहले मिलिट्री ऑपरेशन किया था। फिर इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जैसे मिलिटेंट ग्रुप का पनाह देने का भी आरोप लगाया है, जो पाकिस्तान में हमला करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अफगानिस्तान ने क्या जवाब दिया है? अफगान तालिबान सरकार का कहना है कि उसने इस्लामाबाद, एबटाबाद और नौशेरा जैसे शहरों में पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर एयर और ड्रोन हमले किए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा किया है, लेकिन सही संख्या साफ नहीं हुई है। अब टेंशन की असली वजह क्या है? तो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान पर मिलिटेंसी, खासकर पाकिस्तान को टारगेट करने वाले ग्रुप के लिए एक सेफ हेवन होने का आरोप लगाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डूरंट लाइन की। ये चीज याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डूरंट लाइन है किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है? वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है? ठीक है, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो अभी ये सुर्खियों में ईरान और इसराइल का युद्ध वापस। ठीक है, तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है उसके बारे में देखते हैं पहले। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें ऊंचे आर्क में लॉन्च किया जाता है और ये लंबी दूरी पर टारगेट को हिट करते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव या अगर डेवलप किए जाए तो न्यूक्लियर वार हेड भी ले जा सकते हैं। ये मिसाइलें अपने टारगेट पर हमला करने के लिए वापस अंदर आने से पहले एयर एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है। ठीक है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल क्या है? मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। ईरान के पास इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा स्टॉक है। इसकी मिसाइलों की रेंज कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, उन्हें रोकने और डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, फिर रेंज और रीच क्या है इनकी? तो ईरान ने कई मिसाइलों पर लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज की खुद की लिमिट तय की है, हालांकि कुछ थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। मतलब इनकी मिसाइलों की लिमिट क्या है? 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, और देखो ये है जो 2500 किलोमीटर तक इनकी रेंज है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकार कौन कौन से? एक तो शॉर्ट और मिडिल रेंज मिसाइल है, फतेह 313 एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो लगभग 500 किलोमीटर तक जो इलाके में झगड़ों को कम करती है, और एक है सहाब 3, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और 1000 से 2000 किलोमीटर, जो ईरान के मिसाइल फोर्स का एक मुख्य हिस्सा है। ठीक है, तो कौन सी ईरानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर है? वो है सहाब 3। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, डीआरडीओ ने वर्सोराट्स, ठीक है, वर्सोराट्स की फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक की है। ठीक है, ये एक वर्सोराट्स है, उसके फ्लाइट जो ट्रायल है वो डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किए हैं। ठीक है, अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, ये क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक किए है। ठीक है, अब इस ट्रायल का मकसद क्या है दोस्तों? असली युद्ध के मैदान में स्थितियों को नकल करते हुए अलग अलग स्पीड, रेंज और ऊंचाई पर उड़ने वाली हाई स्पीड हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए वर्सोराट्स मिसाइल सिस्टम की क्षमता को फिर से जांचना है। ठीक है, अब नतीजा क्या रहा इसका? तो तीनों फ्लाइट टेस्ट सफल रहे। मिसाइलों ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट की नकल करने वाले सभी हाई स्पीड हवाई टारगेट को इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया। टेस्ट सभी एक्सट्रीम एंगेजमेंट पैरामीटर पर खरे उतरे, जिससे असर की पुष्टि हुई है। ठीक है,
अब बात करते हैं तो ये जो वसोराट्स है वो क्या है, तो वसोराट्स का मतलब होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होती है। क्या होती है? मैन पैड मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कम ऊंचाई वाली हवाई टारगेट जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीक्राफ्ट और यूएवी को कम दूरी से निशाना बनने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, इस सिस्टम को डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई ने दूसरे डीआरडीओ लैब्स और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ में मिलकर देश में ही डेवलप किया है। ठीक है, अभी जो डीआरडीओ जो वेपन्स हैं उनको देश में ही डिजाइन करने का मतलब बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो वर्चुअल आर्ट्स के डेवलपमेंट में किस डीआरडीओ लैब ने लीड किया है, वो है रिसर्च सेंटर इमारत ने। क्या है? रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है, अगला है दोस्तों, गुजरात के माइक्रोन सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। गुजरात में क्या हुआ है? माइक्रोन सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये माइक्रोन, ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंदन में माइक्रो टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और मार्किंग पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। एटीएमपी, इसका फुल फॉर्म क्या है? असेंबली टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट के ऑफिशियली शुरुआत है। ठीक है, यह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यात्रा की एक बड़ी मील का पत्थर है और ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की इंटीग्रेशन को मजबूत करता है। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में के तहत 22,500 करोड़ से ज्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है? सितंबर 2023। फैसिलिटी की साइज क्या है? 5 लाख स्क्वायर फीट क्लीन रूम, जो दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम में से एक है। आउटपुट क्या होगा? ग्लोबल मार्केट के लिए एडवांस डी रैम और एनडी मेमोरी प्रोडक्ट और इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज, एसएसडी स्टोरेज डिवाइस वगैरह मतलब यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब आगे बात करें तो गुजरात की किस कंपनी की सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, वो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अब ये भी चीज देख लेते हैं एटीएमपी फैसिलिटी क्या होती है। तो असेंबली टेस्ट और मार्किंग पैकेजिंग फैसिलिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एक बैक एंड प्रोसेस का हिस्सा है। यहाँ चिप्स का इस्तेमाल करने लायक मॉड्यूल में असेंबल किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और पहचान के लिए मार्क किया जाता है और शिपमेंट के लिए पैक भी किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एटीएमपी। ठीक है, आगे दोस्तों, भारत ने मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखी है। भारत ने क्या है? मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ वो कंटिन्यू बनाए रखी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजी स्टेटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने जारी डेटा के मुताबिक फिजिकल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही में रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में 7.8% की बढ़ोतरी के साथ में भारतीय इकोनॉमी में अपनी मजबूत ग्रोथ मोमेंटम जारी रखी है। यह पुराने 2011-12 बेस ईयर की जगह 22-23 बेस ईयर सीरीज के तहत पहला जीडीपी अनुमान है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मजबूत बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ज्यादा प्राइवेट कंपनसन और त्योहारों के मौसम में डिमांड, फिर जीएसटी रेट के रेशनलाइज करने और आउटपुट इंसेंटिव को सपोर्ट मिला है। ठीक है, पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो ग्रोथ पिछले साल की इसी तिमाही में 7.4 से ज्यादा थी। यह पिछली तिमाही के 8.2 से थोड़ी कम है। ठीक है, पूरे साल का अगर आउटलुक करें तो पूरे फिक्सल ईयर 2026 की जीडीपी ग्रोथ अब लगभग 7.6 होने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानों से ज्यादा है। ठीक है, भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बना हुआ है। नई जीडीपी सीरीज के तहत डेटा में बदलाव मौजूदा आर्थिक ढांचे से ज्यादा सही तस्वीर देता है। ठीक है, तो बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार मौजूदा फिक्सल ईयर की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी है वो कितनी बड़ी है? वो है 7.8%। ठीक है, अगला है दोस्तों आईएमडी और नागालैंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आईएमडी और नागालैंड की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ने वेदर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। ठीक है, किस किसने किया भाई? आईएमडी और आईएमडी क्या है? इंडिया मेटेरियलाइज लॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, और
कौन सी हायर, नागालैंड की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने वेदर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है, ठीक है। इसके बारे में प्रश्न क्या बन सकता है कि आईएमडी और नागालैंड हायर एजुकेशन के बीच में हाल ही में हुए एग्रीमेंट के तहत कौन सा वेदर मॉनिटराइजेशन सिस्टम लगाया गया, वो है एक्स बैंड। इस सिस्टम को याद रखना आपको, एक्स बैंड पोलरिमेट्रिक्स डॉपलर वेदर रडार, ठीक है, DWR, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रेड डील के तहत भारत और ईयू एक दूसरे को 5 साल के लिए MFN को स्टेटस देंगे, ठीक है। जो ईयू है और भारत है वो दोनों एक दूसरे को क्या है 5 साल के लिए MFN का स्टेटस देंगे, ठीक है। अब भारत गणराज्य है, भारत गणराज्य और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू ने भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 5 साल के लिए एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने पर सहमति जताई है। यह एग्रीमेंट लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद में 27 जनवरी 2026 को फाइनल हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज याद रखनी है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है, ठीक है। तो MFN स्टेटस WTO नियमों के तहत इंटरनेशनल ट्रेड की में एक नियम है जिसके तहत किसी देश को वही ट्रेड फायदे सभी WTO सदस्यों को देने होते हैं जो वह किसी एक ट्रेडिंग पार्टनर को देता है, जिससे ट्रैफिक ट्रीटमेंट में कोई मतभेद ना हो, ठीक है। भारत हाल ही में हुए ट्रेड डील के तहत किस ऑर्गेनाइजेशन को MFN स्टेटस देने के लिए सहमत हुआ है, वो है यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। अब ये 10 इंपॉर्टेंट जो पिछले क्लास के जो फैक्ट्स थे उनसे रिलेटेड कुछ 10 MCQ उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर, ठीक है, सिटेक लॉन्च करने के लिए 2026 में इंडिया AI मिशन के साथ में किस देश ने पार्टनरशिप की है, वो है स्वीडन ने। किस देश ने की है? स्वीडन ने की है। फिर अगला है, हाल ही में लॉन्च हुई किताब उस्ताद एक गजल हरिहरन किसके द्वारा लिखी गई है, वो है आनंद कक्कड़ द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? ये उस्ताद एक गजल हरिहरन, ठीक है, वो आनंद कक्कड़ द्वारा लिखी गई बुक है। फिर है फरवरी 2026 में NMDC की IND केंद्र में ने घरेलू खनन और खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, वो है IIT हैदराबाद के साथ में। फिर टी नेस्ट, जिसका उद्घाटन हाल ही में 2026 में हुआ, किस राज्य का पहला प्रीमियर इंक्यूबेशन और इनोवेशन हब है, ठीक है, वो है त्रिपुरा का। टी नेस्ट किसका है? त्रिपुरा का इन प्रीमियर इंक्यूबेशन और इनोवेशन हब है, ठीक है। फिर अगला है, पतन और नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किस बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन जेटी के विकास को मंजूरी दी है, वो कौन सा है? पारादीप पोर्ट। कौन सा है दोस्तों? पारादीप पोर्ट, ठीक है। फिर अगला है, कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन, जिसका जिक्र हाल ही में लॉन्च हुई किताब कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ द थाईलैंड थ्रोइन के में किया गया है, किस तरह की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है, वो है पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक ये पहल है, ठीक है। फिर अगला है, ग्लोबल रेजिडेंट प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है, वो है ग्रीस ने। ग्लोबल रेजिडेंट प्रोग्राम इंडेक्स में ग्रीस ने पहला स्थान हासिल किया, ठीक है। फिर वह है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर 3 दिन के नेशनल कॉन्फ्रेंस किस इंस्टीट्यूट में हुआ है, ठीक है, तो वो है IIT धनबाद में। कहाँ पे हुआ? IIT धनबाद में। अगला है, 27 फरवरी 2026 को भारत ने चंद्रशेखर आजाद की कौन सी शहादत वर्षगांठ मनाई है, ठीक है, तो वो है 95वीं। कौन सी मनाई है भाई? 95वीं, ठीक है। फिर अगला है, हाल ही में LNT को दिया गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र के किस जिले में बनाया जाएगा, वो है हिंगोली में। कहाँ बनाया जाएगा? हिंगोली में बनाया जाएगा, ठीक है। फिर आगे आगे बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अपन बात करेंगे एक तो जयपुर के बारे में। तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा हुई थी, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? गुलाबी नगर। ये यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है, ठीक है। और प्रमुख स्थान कौन कौन से? हवा महल, आमेर किला और जंतर मंतर, ठीक है। फिर आगे बात करें राजस्थान की राजधानी और प्रमुख पर्यटन केंद्र है। ये राजस्थान की क्या है? राजधानी है। फिर आगे बात करते हैं दौसा की। तो दौसा क्या है? पूर्वी राजस्थान में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी है। क्या है ये? कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी है। यहाँ पे
प्रमुख स्थल कौन से है? एक तो चांद बावड़ी, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। अब्बानरी या चांद बावड़ी कहाँ पे है? वो दौसा में स्थित है। और नीलकंठ महादेव मंदिर है, और कृषि और पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर सीकर क्या है? वो शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, कोचिंग संस्थानों के लिए, ठीक है। और प्रमुख स्थल क्या है यहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ किला, हर्षनाथ मंदिर। फिर फ्रेस्को भित्ति चित्र युक्त हवेलियां यहाँ पे प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें चुरू, तो थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और ये भी शेखावटी का एक जिला है, और अत्यधिक तापमान भिन्नता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन से है? एक तो सालासर बालाजी मंदिर, ताल छापर अभ्यारण्य, और हवेलियों की सुंदरता भित्ति चित्रकला के लिए भी फेमस है, ठीक है। फिर झुंझुनू, तो झुंझुनू भी क्या है? शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से? एक तो खेतड़ी महल, रानी सती मंदिर। फिर भारतीय सेना के उच्च योगदान के कारण वीरों की भूमि कहलाता है। झुंझुनू को क्या कहा जाता है? वीरों की भूमि कहा जाता है। और ऐतिहासिक हवेलियां और भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट जो आज के फैक्ट थे वो अपन ने कवर किए। उम्मीद करता हूं ये आपके आगामी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपके आगामी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तब तक के लिए वापस मिलेंगे कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनको लेके। तब तक के लिए गुड बाय।